नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ दौर ऐसे आते हैं जब लगता है कि बस हवाई बदल गई है। 1927 से 1929 का वक्त बिल्कुल वैसा ही था। ये कहानी है उस एक चिंगारी की जिसने राष्ट्रवाद की जो धीरे धीरे आग सुलग रही थे ना, उसे एक ऐसे तूफान में बदल दिया जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा, इतना विविध देश, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने सबको एक साथ एक आवाज में खड़ा कर दिया? यही तो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो इस एकता की जो जड़ें हैं ना, वो 1927 के आखिर में लिए गए एक फैसले में छिपी हैं। एक ऐसा फैसला जिसने, आप कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, पूरे भारत को एक साझा अपमान के धागे में पिरो दिया और बस राष्ट्रवाद की आग भड़क उठी। देखिए, 1922 में असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया था, पर लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की आग बुझी नहीं थी। अब 1927 आते आते ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार को ना अगला चुनाव हारने का डर सताने लगा। उन्हें लगा कि भाई, भारत के भविष्य का इतना बड़ा फैसला आने वाली लेबर पार्टी पर नहीं छोड़ सकते। उनकी नज़र में वो अनुभवी नहीं थे। तो इसी जल्दबाजी में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, सबसे विवादास्पद बात क्या थी? यही कि इसमें एक भी सिंगल भारतीय सदस्य नहीं था। और बस यही बात हर हिंदुस्तानी के दिल पे छुप गई। ये एक सीधा सीधा अपमान था। सोचकर देखिए, भारत का भविष्य तय हो रहा है और उस कमीशन में एक भी भारतीय को काबिल नहीं समझा गया। ये एक ऐसी चोट थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी हिंदुस्तानी सहने को तैयार नहीं था। इस एक अपमान ने सच में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े आंदोलन नहीं कर पाए थे। इसने भारत के सारे राजनीतिक मतभेदों को एक झटके में मिटा दिया। कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा और यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाला मुस्लिम लीग का धड़ा भी, सबके सब एक साथ इसके बहिष्कार के लिए खड़े हो गए। ये एक ऐसी राजनीतिक एकता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बिल्कुल अभूतपूर्व। तो अब ये जो बहिष्कार की आवाज उठी थी ना, ये सिर्फ मीटिंग रूम्स और प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। नहीं, बहुत जल्द ये एक जबरदस्त जन आंदोलन में बदल गई। एक ऐसी आवाज जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। और फिर वो दिन आया, 3 फरवरी 1928, जिस दिन साइमन कमीशन ने भारत की जमीन पर कदम रखा। उनका स्वागत तालियों से नहीं हुआ, बल्कि खाली सड़कों और बंद दुकानों से हुआ। पूरे देश में एक साथ मुकम्मल हड़ताल थी। बड़े बड़े शहरों में विशाल रैलियां निकल रही थी, हाथों में काले झंडे लिए हुए। लोगों का गुस्सा और उनकी रचनात्मकता दोनों ही कमाल के थे। लखनऊ में तो हद ही हो गई। कमीशन के आधिकारिक स्वागत समारोह के ठीक ऊपर गो बैक साइमन लिखी हुई पतंगें और गुब्बारे उड़ाए गए। सोच सकते हैं, पूना में कुछ नौजवानों ने एक लॉरी में बैठकर साइमन की ट्रेन के साथ साथ समानांतर गाड़ी चलाते हुए पूरे रास्ते काले झंडे लहराए। और मद्रास में तो टी प्रकाशम ने साहस की मिसाल पेश कर दी, जब उन्होंने निहत्थे होकर पुलिस की बंदूकों के सामने अपनी छाती खोल दी। लेकिन इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का जवाब सरकार ने बड़ी क्रूरता से दिया। लाठीचार्ज बिल्कुल आम बात हो गई और इसमें वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। पर सबसे दुखद घटना, सबसे आघात पहुंचाने वाली घटना लाहौर में हुई। पंजाब के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित नेता लाला लाजपत राय, उन पर 30 अक्टूबर को लाठियों से वार किया गया। उनकी छाती पर चोटें इतनी गहरी थीं कि 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। ये एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा बलिदान जिसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अंदर आग लगा दी। तो इस पूरे आंदोलन ने देश को झकझोर तो दिया ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई। इसने एक पूरी नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को जन्म दिया। एक ऐसी पीढ़ी जिनके विचार, जिनकी ऊर्जा इस आंदोलन को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले थे। ये जो साइमन बहिष्कार था ना, ये हजारों नौजवानों के लिए, आप कह सकते हैं, उनका पहला राजनीतिक अनुभव था। उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। उन्होंने सड़कों पर उतरकर इस विरोध को एक नया, एक ज्यादा जोशीला, ज्यादा जुझारू तेवर दिया। और इसी नई ऊर्जा के बीच से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस युवा पीढ़ी के स्वाभाविक नेता बनकर उभरे। अच्छा, इस विरोध के माहौल के बीच में ब्रिटिश सरकार ने एक राजनीतिक चाल चली, एक तरह की चुनौती फेंकी। उन्होंने भारतीय नेताओं से कहा, ठीक है, अगर आप सब मिलकर
एकजुट होकर एक ऐसा संवैधानिक ढांचा बना सकते हैं जिस पर सभी दल सहमत हों, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। इस चुनौती को भारतीय राष्ट्रवादियों ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और इस चुनौती का जवाब था 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और ये हिंदुस्तानियों द्वारा अपने देश के लिए खुद एक संविधान का मसौदा तैयार करने की पहली बड़ी कोशिश थी, एक ऐतिहासिक कोशिश। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, आंदोलन के अंदर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई। देखिए, रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन। ये जो थी ना, ये पुरानी उदारवादी नेताओं की सोच थी। पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के नेतृत्व वाली जो युवा पीढ़ी थी, उनके लिए ये काफी नहीं था। उनकी मांग थी पूर्ण स्वराज, यानी ब्रिटिश राज से पूरी तरह से आज़ादी। ये जो टकराव था ना, ये खुलकर सामने आया दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। वहां काफी तनाव भरी बहस हुई और आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऐसा समझौता जिसने सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के सामने एक डेडलाइन रख दी। तो समझौता ये हुआ, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट मानने के लिए ठीक 1 साल का वक्त दिया। 1 साल, और साथ में एक अल्टीमेटम भी कि अगर इस 1 साल में ये मांग पूरी नहीं हुई तो फिर कांग्रेस का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज हो जाएगा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो अब गेंद ब्रिटिश सरकार के पाले में थी। तो अब घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगी थीं, एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और ऐसे में देश को आने वाले इस बड़े संघर्ष के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने तुरंत अपने यूरोप यात्रा रद्द कर दी। जनवरी 1929 में उन्होंने लिखा कि अगर वो इस नाजुक मोड़ पर देश छोड़कर गए तो ये भागने जैसा होगा। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें आने वाले संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना है। उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी और उनका संकल्प कितना गहरा था। और गांधी जी की तैयारी सिर्फ बातों या भाषणों तक सीमित नहीं थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 319। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन गांवों की संख्या है जहां गांधी जी ने सिर्फ 6 हफ्तों के अपने आंध्र प्रदेश दौरे में यात्रा की। सोचिए, सिर्फ 6 हफ्तों में 319 गांव। इससे उनके जनसंपर्क अभियान का पैमाना समझा जा सकता है। वो देश के कोने कोने में जाकर लोगों को आने वाले संघर्ष के लिए जमीन पर तैयार कर रहे थे। उन्होंने लोगों को अब सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 4 मार्च 1929 को कलकत्ता में हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने विदेशी कपड़ों की एक विशाल होली जलाई। ये एक आक्रामक बहिष्कार अभियान की शुरुआत थी। उनकी गिरफ्तारी का डर था, लेकिन इसके बावजूद इस एक चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलने लगी। तो 1929 के आखिर तक आते आते मंच पूरी तरह से सज चुका था। सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दिया जा चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक बहुत बड़े संघर्ष की तैयारी में लगा हुआ था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, एक इंतजार था और सवाल बस एक ही था, जब ये 1 साल की मोहलत, ये ग्रेस पीरियड खत्म होगा, तब क्या होगा।